हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जयंती रोहू मछली के बारे में। क्या बात करेंगे, जैसे कि इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इस मछली को पालने के लिए। इस मछली को किस मछली के साथ पालना चाहिए, किस मछली के साथ नहीं पालना चाहिए, और अंत में मैं बताऊंगा जो सबसे चैलेंजिंग है इस मछली को पालने के लिए वो है सीड। क्योंकि इस मछली का सीड हमेशा अवेलेबल नहीं होता, हर जगह अवेलेबल नहीं होता और सही सीड अवेलेबल नहीं होता। तो कहाँ से आपको सही सीड मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने इस वीडियो में। जयंती रोहू को लेकर जो भी नॉलेज है इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी थी आपसे। जैसे कि जिस तरीके का वीडियो ये है जयंती रोहू, उसी तरीके का मैंने करीबन 10-12 वीडियो बनाया जिसमें हर मछली के बारे में मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी, पालने के फ़ायदे, नुकसान एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड वो सब वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, जिसके वजह से आज हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस खुशी पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग कुछ एक जगह पे सीड डिलीवरी कराते थे, NFDB वाला या फिर सीफा का जो भी सीड होता है, अमूर कार्प या जयंती रोहू, कतला, ये सब जो है कुछ जगह पे ही हम लोग अभी तक डिलीवरी करवा रहे थे। एंड अब से हम ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी चाहे तो सीड मंगा सकते हैं, हम लोग डिलीवरी करवा देंगे, ठीक है। वो चाहे छोटा क्वांटिटी में हो या बड़ा क्वांटिटी में, कितना भी क्वांटिटी हो, हम आपके नज़दीकी स्टेशन तक डिलीवरी करवा देंगे। उसके लिए आप नंबर दिया गया हुआ है एंड उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब सीधे काम की बात करते हैं एंड आते हैं अपने टॉपिक पे, जो था जयंती रोहू मछली के बारे में। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर फायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है कि ये रोहू, जो पहले हमारा रोहू, नॉर्मल रोहू हम लोग पालते थे, जिसका ग्रोथ काफ़ी कम होता था, जिसके वजह से जयंती रोहू का एक्सपेरिमेंट किया गया एंड ये सीफा भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से इसको जयंती रोहू कहा जाता है। एंड ये एक तरह से रोहू का हाइब्रिड वर्जन है, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदे हैं वो मैं अब बताता हूँ। इस मछली को अगर आप पालते हैं तो लगभग नॉर्मल रोहू के मुकाबले ये 20% ज़्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है। लगभग 20% से ज़्यादा इसका तेज़ी से ग्रोथ होता है। एंड सर्वाइवल रेट इसका काफ़ी अच्छा है। सर्वाइवल रेट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आप नॉर्मल रोहू का स्पॉन रखते थे तो 40% अगर आपका सर्वाइवल होता था और 60% मर जाता था, तो इसका समझ लीजिए कि 60% आपका सर्वाइवल होगा और 40% मर सकता है। और अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो 80% तक भी सर्वाइवल हो सकता है, अगर स्पॉन फार्मिंग अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगला है बेनिफिट, जैसे कि ये इसका बीमारी रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है, यानी कि बीमारी इसमें बिल्कुल कम होने का चांसेस हो जाता है। एंड आप इसको 15 से 20% ज़्यादा स्टॉकिंग भी कर सकते हैं। जो भी नॉर्मल आप रोहू डालते थे उससे 15 से 20% ज़्यादा इसको स्टॉकिंग कर सकते हैं। एंड वैसे भी हम लोग रोहू जो होता है, हम लोग जब मिक्स कल्चर करते हैं तो रोहू का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें 15-20% आप बढ़ा सकते हैं। ठंड में इसमें को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे नॉर्मल रोहू को ठंड में ग्रोथ नहीं लेता है, बीमार हो जाता है, तो ये उस तरीके का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड इसका बाज़ार में डिमांड भी काफ़ी है, क्योंकि ये स्वादिष्ट मछली है एंड इसका रेट भी बाज़ार में आपको अच्छा मिल जाता है। और भी इसका एक मतलब बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, जैसे कि आप इसको कहीं अगर लेकर के जाते हैं, कैरी करते हैं गाड़ी में या बाइक से लेकर के जाते हैं, तो ये काफ़ी दूर तक आप इसको लेकर जा सकते हैं, जल्दी ये मोर्टेलिटी इसके अंदर नहीं आता है। बाकी नॉर्मल रोहू को आप जितना लेकर जा सकते हैं उससे अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं। नुकसान यानी कि माइनस पॉइंट। तो दोस्तों, इस मछली का पालने का कोई नुकसान नहीं है एज सच, बस एक दो माइनस पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसका सीड बहुत कम अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका जो ब्रीडिंग होता है वो बहुत कम होता है और हर जगह नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि आपको अच्छा सीड नहीं मिलता हर जगह से, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि रोहू का, जयंती रोहू का सीड है और आपको दे देंगे नॉर्मल रोहू का सीड। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बंगाल से भी मंगाइए या फिर आप कहीं भी मंगाइए, आपको ये प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल हर हेचड़ी के पास जयंती रोहू का ब्रूडर नहीं होता है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि इसका जो मेन जगह है, जैसे उड़ीसा सीफा या NFDB से मंगाएं, वहाँ आपको जयंती रोहू ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा, इसका रेट थोड़ा सा हाई होता है नॉर्मल रोहू के बच्चे के मुकाबले, ठीक है। एंड इसको आप पालते हैं जब भी, तो आपको आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन तो भरपूर होना चाहिए, क्योंकि इसको फाइटोप्लैंक्टन बहुत पसंद है और अगर आपके तालाब में रहता है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल आपको बराबर रखना है। तो ये कुछ एक माइनस पॉइंट था जो कि उतना बड़ा नहीं था इम्पोर्टेंट, क्योंकि IMC में अगर आप जयंती रोहू पालते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि इस मछली को पालने का क्या क्या स्टेप है। सीधा बात करते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन, यानी कि तालाब कैसे बनाएंगे।
दोस्तों सेम है जैसे आप दूसरे मछलियों के लिए तालाब तैयार करते हैं। अगर नया तालाब है तो गोबर चूना डाल करके उसमें प्लैंकटन के लिए खमीर वगैरह डाल करके तालाब तैयार कर लीजिए, या फिर पुराना ही तालाब है तो उसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद चूना वगैरह डालने के बाद प्लैंकटन के लिए डोज जो भी डालना है खमीर वगैरह डाल करके आप इसमें मछली सीड स्टॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सीड स्टॉकिंग कितना करना है याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप सीड स्टॉकिंग कर रहे हैं तो अपने तालाब में फाइटोप्लैंकटन भरपूर हो, ताकि मछली जब वहाँ पहुँचे तो उसको खाना अवेलेबल रहे उसके लिए। ठीक है, सीड स्टॉकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सीड ही डालना है, एटलीस्ट 100 ग्राम। अगर आप बड़ा मछली पालना चाहते हैं तो क्या कम से कम 100 ग्राम का सीड डालें। एंड मैक्सिमम इसमें कितना डाल सकते हैं वो है 40% ऑफ टोटल फिश, यानी कि आपका 1 एकड़ का तालाब है और आप 2000 पीस मछली डालते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप उसका माने 40% ही डाल सकते हैं। जैसे कि शायद 800 ग्राम 800 पीसेस हुआ तो आप उतना डाल सकते हैं। अगर आप साथ में ग्रास कार्प करते हैं तो फिर इसका मात्रा कम हो जाएगा, क्योंकि मिडिल का कुछ एक जगह ग्रास कार्प भी ले लेता है। तो मान लीजिए आप ग्रास कार्प भी डालते हैं तो आप इसको 30% कर लीजिए, 10% उसको कर लीजिए, यानी कि 800 में आप 600 पीस रोहू डाल दीजिए, जयंती रोहू, एंड 200 पीस आप ग्रास कार्प डाल दीजिए, या 50-50 कर लीजिए आपके हिसाब से, आपको जो पसंद है। और इसको कभी सिंगल कल्चर ना करें, इसको मिक्स कल्चर ही करें। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंगल कल्चर करते हैं तो आपको तालाब के जो तीनों लेयर का इन्वायरमेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं आप उठा पाएंगे, इसलिए मिक्स कल्चर करें कतला, मृगल एंड ग्रास कार्प वगैरह के साथ में, तो ज़्यादा बेनिफिट। अब बात करते हैं फीड क्या खिलाएंगे इस मछली को। फीड दोस्तों, इसको अगर आप 100 ग्राम से ऊपर मछली डाल रहे हैं अपने तालाब में, सीड डाल रहे हैं, तो कम से कम 24% का प्रोटीन वाला फीड आपको खिलाना है। अगर आप कमर्शियल खिला रहे हैं तब तो फिर ठीक है, कमर्शियल खिलाइए, फ्लोटिंग फीड खिलाइए या फिर सिंकिंग फीड खिलाइए। और अगर आप मैनुअल फीड करा रहे हैं जैसे कि राइस ब्रान, सरसों खल्ली, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग जब 100 ग्राम का हो उस समय आप इसको 60% सरसों खल्ली, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, एंड 40% आप राइस ब्रान वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर सरसों खल्ली की जगह बादाम खल्ली यूज़ करते हैं तो 60% उसका थोड़ा सा रेशियो बढ़ा दीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ताकि आपके फीड में ओवरऑल प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे 400-500 ग्राम ये मछली का साइज हो जाता है तो फिर आप 50-50% कर सकते हैं राइस ब्रान एंड खल्ली को। साथ में आपको मिनरल मिक्सचर एंड नमक का मिक्स करके इसको खिलाना है। ठीक है, तालाब में आपका फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि आपका फीडिंग कॉस्ट बचेगा। वरना अगर फाइटोप्लैंकटन नहीं रहेगा तो आपका वो फीड कराने में ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, कॉस्ट हाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, हर महीना आपको चूना का यूज़ तो रेगुलर करना है, 20 kg पर एकड़। ठीक है, हर महीना आपको पीएच ऑक्सीजन मेंटेन करते रहना, पीएच यानी कि 7.5 से 8.5 के बीच में रहे, देखते रहना है कि पीएच सही है या नहीं। एंड हर महीना या 15 दिन पर फर्मेंटेशन जरूर करें, जिससे कि आपका प्लैंकटन तालाब में रहे। फर्मेंटेशन यानी कि खमीर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जैसे मछलियों का सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि बीमारी वगैरह बीच बीच में आते रहता है, तो हर महीना आपको सैम्पलिंग जरूर कराना है, जिससे कि आप फीडिंग करा रहे हो तो आपको ग्रोथ समझ में आए कि मैं जो फीडिंग करा रहा हूँ उससे कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड साथ में आपको बीमारी का भी पता चले कि इसमें कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं लगाई या कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग में दोस्तों अगर आप 100 से 150 ग्राम का मछली डालते हैं तो ईजिली आपको 5 महीना में मार्केटेबल साइज मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मार्केट प्राइस नॉर्मली दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अच्छा मछली है तो इसको 200 रुपये में आपको मार्केट तालाब पे आकर के आपका रिटेलर लेकर के चले जाएंगे, या फिर अगर आप मंडी में बेचना चाहते हैं तो मंडी में भी जाकर के बेच सकते हैं। रेट थोड़ा हाई मिलेगा, बट वहाँ पे 6% या 8% आपको कमीशन देना पड़ जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको जयंती रोहू का सीड चाहिए ओरिजिनल सीफा से या फिर NFDB से, उड़ीसा से जो आता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिला दूंगा। आपका जहाँ भी होगा वहाँ डिलीवरी करा सकता हूँ। एक बार आप मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो आप मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिए ताकि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। एंड उसके लिए धन्यवाद।